हाय। कितने प्रतिशत भारतीय आज भी मानते हैं कि संसद में होने वाली गंभीर चर्चाएं किसी न किसी तरह से उनके जीवन या अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है? कितने प्रतिशत भारतीय लोग यह समझने की जरूरत भी समझते हैं कि संसद में गंभीर चर्चाओं के दौरान होने वाली मजाकिया बातें वास्तव में सरकार के कामकाज को प्रभावित करती है? यह एक सिर्फ मनोरंजन का एक जरिया है जिसके तहत नागरिकों के प्रति जवाबदेही तय करने की जरूरत नहीं समझी जाती। 2024 में भारतीय संसद के शीतकालीन सत्र से जन सरोकारों, बुनियादी ढांचे और मानव केंद्रित निर्णयों से जुड़ी चर्चाएं गायब रही। जो कोई बात नहीं, जो थोड़ी बहुत चर्चा हुई भी, वह आम लोगों की चिंताओं या समस्याओं से परे थी। इस सत्र की सबसे महत्वपूर्ण चर्चाओं में से एक यह थी कि किस तरह वर्तमान केंद्रीय सरकार और संवैधानिक संस्थाओं ने निजी संगठनों के साथ मिलकर निजी क्षेत्र को मजबूत करने और सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में निवेश करने का काम किया है, जो निश्चित रूप से भारतीय में हाशिए पर पड़े समुदायों के सामाजिक ताने बाने और अवसरों को कमजोर करता है, जो पूरी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के अवसरों पर निर्भर करती है। इस शीतकालीन सत्र में हमारे सांसदों ने जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया वो था एनएफएस। एनएफएस क्या है और यह कैसे काम करती है? उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा कि आज के दौर में कई सरकारी संस्थाओं में नियुक्तियों में एनएफएस की प्रथा चल रही है, जो सरकारी संस्थाओं में पिछड़े समाज की भागीदारी के खिलाफ है। ये एनएफएस अस्थायी नियुक्ति तद्भुत व्यवस्था हमारे संवैधानिक मूल्यों को लगातार कमजोर करती आ रही है, जो साफ तौर पर कहती है कि सरकार द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा और इस बात की संतुलित जांच होनी चाहिए। जो योग्य है उन्हें प्रतिनिधित्व मिले ताकि सर्वश्रेष्ठ लोग सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थाओं में भाग लें, न कि अयोग्य लोग। इन चर्चाओं में अडानी का मुद्दा भी सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसमें विपक्षी राजनीतिक दलों ने सरकार से आग्रह किया कि हमें इस बात पर तत्काल चर्चा करने की आवश्यकता है कि इस सरकार में अडानी समूह को किस तरह से लाभ पहुंचाया जा रहा है, उसका ग्रीन एनर्जी सेक्टर किस तरह से कुप्रबंधन में लिप्त है। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि सिर्फ अडानी ही क्यों, क्या भारत में सिर्फ एक निजी क्षेत्र ही है जो इस तरह के कुप्रबंधन में लिप्त है, या फिर यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? अगर आरोप में कुछ दम है तो इसे में शामिल लोगों के खिलाफ जांच होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं तो इस मुद्दे को वापस ले लेनी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं यह शासन प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को कमजोर करती है कि कैसे वे इन कॉर्पोरेट्स को अवैध रूप से पनपने की अनुमति दे रहे थे। विपक्षी दलों ने मणिपुर हिंसा पर भी सरकार से चर्चा की मांग की थी, जिसमें हिंदू अखबार के अनुसार 3 मई 2023 को मणिपुर में गैर ट्राइबल, मैती और कुकीज जनजातियों के बीच भड़की जातीय हिंसा में अब तक 250 लोगों से अधिक जान जा चुकी है। यह राज्यों और नागरिक की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर रही है। सभी राजनीतिक दलों और राज्य के हितधारकों को एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए और इस हिंसा को समाप्त करने के लिए एक प्रभावी समाधान होने की भी जरूरत है। इस हिंसा के कारण विस्थापित हुए परिवारों को फिर से बसाने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। उन क्षेत्रों में शांति बहाल होनी चाहिए जो इस तरह की हिंसा से प्रभावित हुए हैं। लोगों को यह समझना चाहिए कि इस तरह की हिंसा से कहीं न कहीं उनका कल्याण प्रभावित होती है और आपके ऐसे हिंसक व्यवहार से किसी को और फायदा होता है। इसके लिए अंदरूनी कलह को जल्द से जल्द रोकने की जरूरत है। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बयान ने सभी विपक्षी राजनीतिक दलों और अम्बेडकरवादियों को एकजुट करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में क्या कहा? संसद में चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि आजकल अम्बेडकर का नाम लेना एक फैशन सा है। अगर आप अम्बेडकर का नाम जितनी बार लेते हैं उसकी जगह भगवान का नाम लेते तो आप 7 जन्मों तक स्वर्ग जाते। उनके इस बयान पर विपक्षी दलों ने नारेबाजी की और खूब जम के हंगामा किए। कुछ दलों ने कहा कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देनी चाहिए और अपने बयान के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। अगले ही दिन विपक्षी दलों ने इसके विरोध में विजय चौक से सांसद मार्च तक मार्च निकाला और इस दौरान नए सांसद भवन के प्रवेश द्वार पर भाजपा नेता और विपक्षी नेता आमने सामने आए। उनके बीच तीखी नोकझोंक हुई और इस दौरान कुछ भाजपा नेता जमीन पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल भी हुए। लेकिन यह चर्चा आपके अम्बेडकर और हमारे अम्बेडकर का मुद्दा कैसे बन गई? हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन में जो भी कुछ कर सकते थे
उन्होंने पूरी मशक्कत के साथ अब किया। अब समय आ गया है कि उनके बच्चे निर्णय ले और नए साहसी विचारों के साथ आगे बढ़े। लेकिन सिद्धांत और बुनियादी बातें बाबा साहब की विचारधारा पर ही आधारित हो, जो स्पष्ट रूप से मानव केंद्रित विकास और बेहतर और महान जीवन जीने की बात करती है। इस सत्र में वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाकर एक ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश की गई जिनका शासन संबंधित चर्चाओं से कोई लेना देना नहीं था, जिससे साफ पता चलता है कि इन प्रतिनिधियों को आपकी समस्याओं से निपटने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और यह उन नागरिकों के लिए भी एक चिंता का विषय भी हो सकता है जो अभी भी मानते हैं कि उनके प्रतिनिधि उनकी गंभीर समस्याओं या चिंताओं को संसद में उठाएंगे। अगर यह कई सालों तक जारी रहा तो आने वाली पीढ़ियों को यह एक संदेश दे सकती है कि राजनीति कुछ ऐसे लोगों के लिए विशेषाधिकार और मनोरंजन का एक स्रोत है जो राजनीतिक में विश्वास नहीं करते। क्या यह एक पहली बार हो रही है या ऐसी हंगामा पहली बार देखने को मिले हैं? यह बहुत लंबे समय से चलती आ रही है, लेकिन आजकल यह एक गंभीर मुद्दा बन चुका है क्योंकि आपके प्रतिनिधि उन अधिकारों को महत्व नहीं देते जिन पर आप विश्वास करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें नागरिकों ने शासन करने के लिए चुना है, जो किसी तरह से आपके अधिकारों को कमजोर करता है। इन प्रतिनिधियों की कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं है और उन्हें परवाह भी नहीं है, क्योंकि आजकल राजनीति केवल लोगों को बरगलाने, प्रभुत्व बनाए रखने और अपने मर्जी से काम करवाने के बारे में है, जो लगातार भविष्य में गंभीर समस्याओं को आमंत्रित कर रही है, जो बहुत ही विनाशकारी भी साबित हो सकती है।